अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ निताशा शुएब और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ERB कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक का E और रेटिकुलम का R मिला के इसको ERB पढ़ा जाता है। अब सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या चीज़ है। अगर हम सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, हम सबको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो बेसिक सेल के स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। अगर एक सेल के स्ट्रक्चर में देखें तो सेल के स्ट्रक्चर में हमारे पास जितनी अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं उन सब चीज़ों को हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अभी मैं कुछ ऑर्गेनेलीज यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। जैसे सेंटर में एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के साथ एक ऑर्गेनेली मौजूद होती है जो इस तरीके की मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस ऑर्गेनेली का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जिसको ERB कहा जाता है। तो अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक ऑर्गेनेली है जो कि सेल के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती है और इसकी जो अगर हम शेप देखें तो ये मेम्ब्रेन लाइक होती है कि छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स बनी हुई है, छोटे छोटे खाने बने हुए, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है ना वो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वो सेल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे हमारे अंदर मौजूद होती हैं, और प्रोकैरियोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरियाज वगैरह में मौजूद होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती है। अभी मैं साथ साथ आपको डायग्राम्स भी दिखाती जाऊंगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में कैसे नज़र आती है, और उसके अलावा आपको साथ साथ नोट्स भी दिखाती जाऊंगी कि नोट्स में हमने यही डायग्राम या यही डेफिनेशन कैसे लिखी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इस सेल के स्ट्रक्चर में ये जो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ किया था ना, ये न्यूक्लियस यहाँ पे ये पर्पल कलर से शो हुआ है कि ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के साथ जो ये ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, जो छोटे छोटे खाने से बने हुए, कंपार्टमेंट्स बने हुए, इस ऑर्गेनेली को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर इसको ERB कहा जाता है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देखेंगे कि हर एक छोटा छोटा कंपार्टमेंट बना हुआ है और ये सारे कंपार्टमेंट एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसी के बरक्स मैं आपको एक और डायग्राम दिखा रही हूँ, एक और पिक्चर दिखा रही हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन उसमें डिटेल थोड़ी ज़्यादा दी हुई है। अब ये हमारे पास एक सेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये पर्पल कलर वाला जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में देखें, न्यूक्लियस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, न्यूक्लियस जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से हमारे पास क्या हो रही है, ये इनकी स्टार्ट हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होना शुरू हो गई। यानी कि न्यूक्लियस की बाउंड्री में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई खास बैरियर नहीं है। जैसे ये अगर हम पोर देखें तो ये न्यूक्लियस के साथ भी कनेक्टेड है और यही आगे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना रहा है। तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो हमारे पास न्यूक्लियस की वॉल की या न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन की आगे से एक्सटेंशन होती है, एक उसकी आगे से ब्रांच टाइप हो जाती है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं आप लोगों को नोट्स दिखाऊं कि हमने क्या डेफिनेशन लिखी है, सबसे पहले तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने डेफिनेशन लिखी है कि ये एक एक्सटेंसिव नेटवर्क है। एक्सटेंसिव नेटवर्क का मतलब होता है एक फैला हुआ जाल है मेम्ब्रेन्स का, जो कि शुरू हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर तक जा रहा है। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये शुरू हो रहा है और फिर पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये हमारे पास होगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अब जब मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम भी बनाई तो हमने इस तरीके से करके कुछ डायग्राम बनाई थी कि ये एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, फिर ये मेम्ब्रेन्स जो हैं वो दूसरी मेम्ब्रेन्स के साथ यूँ कनेक्टेड है, फिर ये आगे की तरफ मेम्ब्रेन्स, यानी कि लगातार मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो रही हैं। तो ये जो हमारे पास एक पार्ट होता है ना, ये जो एक बॉक्स टाइप सा बन जाता है हमारे पास, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सिस्टर्नी। तो सिस्टर्नी क्या है कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एक कंपार्टमेंट है, एक खाना जो है, एक सैक जो है ना, उसको कहा जाता है सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी के अंदर जैसे हमारे पास पूरे सेल के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, लिक्विड मौजूद होता है, इसी तरीके से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सिस्टर्नीज है इनके अंदर भी लिक्विड मौजूद होगा। यहाँ पे इन सारी जगह पे कोई ना कोई फ्लूइड तो मौजूद होगा जिसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं। तो इस फ्लूइड को, इस लिक्विड को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन।
अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद क्या होती है। ये ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होती है और पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर तक फैली होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सिस्टर्नी क्या होती है, कि अगर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम एक कंपार्टमेंट ले लें, एक खाना ले लें, तो उसको सिस्टर्नी कहा जाता है। और इस खाने के अंदर जितना भी फ्लूइड मौजूद होता है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन कहा जाता है। अब इन दोनों की अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिस्टर्नी की डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना लेती हैं, छोटे छोटे सैक्स बना लेती हैं, थैलियाँ सी बना लेती हैं, और उन सैक्स को क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन की डेफिनेशन देखें तो जो इंटरनल कैविटी होती है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो खाली जगह होती है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है कि बाहर जो फ्लूइड मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर और जो अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्लूइड है, इन दोनों फ्लूइड्स को आपस में मिक्स ना होने देना, इनको सेपरेट रखना। तो यही पॉइंट हमने कैसे लिखा है कि इट्स सेपरेट फ्लूइड इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम द साइटोसोल, के अंदर वाले को बाहर वाले फ्लूइड से, साइटोसोल से ये क्या करती है, सेपरेट करती है। अब ये तो हमने बेसिक देख लिया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, लेकिन हमारे सेल्स के अंदर 2 तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होती है। तो वो कौन सी 2 तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहली जो टाइप है उसका नाम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एब्रीविएशन यूज होती है SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए यूज होती है RER। अब स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ें होती है, इनकी मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ कि जिस डायग्राम में हमें डिटेल में पता चल रहा हो कि स्मूथ क्या है और रफ क्या है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये न्यूक्लियस बताया है। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ बताया है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाती है, जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इन हर कंपार्टमेंट को कहा जा रहा है सिस्टर्नी। अब ये जो सिस्टर्नी है, अब आप देखें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो ये कंपार्टमेंट्स लाइक बने हैं और इस तरफ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं। और एक और चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि इन कंपार्टमेंट्स के ऊपर ये येलोइश टाइप कुछ डॉट्स से बने हुए हैं, लेकिन ये जो ट्यूब्स है इनके ऊपर कोई डॉट्स नहीं बने हुए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फॉर एग्जांपल हम सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 1-2 ट्यूब्यूल ड्रॉ कर देते हैं, तो इनके ऊपर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज अटैच होती हैं। उन ऑर्गेनेली का नाम है राइबोसोम्स। तो अगर हम राइबोसोम्स को कहें कि राइबोसोम्स क्या चीज़ होती हैं, तो ये भी हमारे सेल के अंदर मौजूद होती हैं। ये भी एक ऑर्गेनेली है, हम इसको जाके डिटेल में भी स्टडी करेंगे राइबोसोम्स वाला जब टॉपिक आएगा। लेकिन अभी अगर हम देखें तो राइबोसोम्स हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती है, इस तरह की ऑर्गेनेलीज होती है कि एक इनका बड़ा यूनिट होता है और एक इनका छोटा यूनिट होता है। ठीक है, ये राइबोसोम्स होती हैं। लेकिन ये हमें देखें अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये हमें छोटे छोटे दाने नुमा चीज़ें नजर आती हैं। ठीक है, तो कभी कभार हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होती हैं। जब राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच हो जाती हैं तो उनको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस थी, अब जो स्मूथ सरफेस थी उसके ऊपर दाने आ गए हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आ गए हैं, उभार आ गए हैं। तो अब अगर उस सरफेस को टच किया जाए, फील किया जाए, तो वो रफ लगना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इनको कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके मुकाबले में दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनकी सरफेस के ऊपर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होती, कोई चीज़ अटैच नहीं है, तो उनकी अपीयरेंस क्या होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी, उनके ऊपर कोई भी ऐसे दानेदार चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। तो उनको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक, और जिनके ऊपर नहीं अटैच उनको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये हमारे पास 2 टाइप्स हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कि एक को स्मूथ कहा, एक को रफ कहा। स्मूथ क्यों होती है? क्योंकि विदाउट राइबोसोम्स होती है, और रफ क्यों होती है? क्योंकि विद राइबोसोम्स हमारे पास मौजूद होती हैं ये। ठीक है, अब यही चीज़ हमने नोट्स पे कैसे लिखी है कि 2 तरह की राइबोसोम्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER कहा जा रहा है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनको RER कहा जा रहा है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने बताया कि डज नॉट कंटेन हमारे पास राइबोसोम्स, और अगर इसी के हम बरअक्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा कि, तो उसमें यह आ जाएगा कि इट डज कंटेन राइबोसोम्स। अब जैसे हमारे पास 2 टाइप्स हैं, स्मूथ और रफ,
इसी तरीके से दोनों का कोई ना कोई फंक्शन तो मौजूद होगा सेल के अंदर कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करवा रही है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास क्या काम करवा रही है। तो सबसे पहले हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर था वो हमारे पास क्या काम करवा रहा है। इनके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफरेंस की फॉर्म में भी इंपॉर्टेंट होता है और इनके फंक्शंस खास तौर पे इंपॉर्टेंट होते हैं कि काम क्या करवा रही होती है। तो सबसे पहला जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम आता है वो आता है डिटॉक्सिफाई हार्मफुल केमिकल्स। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे सेल के अंदर अलग अलग तरह के फॉर एग्जाम्पल हमारा ये सेल मौजूद है तो इसके अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं जो हमारे सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, या बाहर से कोई पैथोजन बैक्टीरिया आ सकता है जो कि सेल की ज़रूरत नहीं है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या करती हैं, अगर ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्ट्रक्चर को डिटॉक्सिफाई कर लेती है, यानी कि अपने अंदर ऐड करेंगी और इनको ख़त्म कर देंगी, इनके अंदर से वो केमिकल्स निकाल देंगी या इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ये काम होता है। दूसरा इनका काम होता है कि ये हमें सिंथेसाइज करके देती हैं लिपिड्स के मॉलिक्यूल, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स, या फिर जो हमारे पास सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करके देती है। यानी कि ये जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सारे केमिकल्स इकट्ठे करेंगी और यहाँ पे हमें लिपिड्स बना के देंगी, या कभी कभी हमें कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स बना के देंगी, या फिर हमारे पास जितने रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनको बना के देंगी। फॉर एग्जांपल मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स हमें बना के देती हैं, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स, और ये जितने भी हार्मोन्स हो गए उनको बना के देती हैं। तो फंक्शंस में आपने दो मेन चीज़ें याद रखनी है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, हार्मफुल चीज़ें बॉडी से बाहर निकालना, और दूसरा कुछ हार्मोन्स बना के देना, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। अब इसी चीज़ को हम फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे कैसे, कि हमने कह दिया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो फंक्शंस परफॉर्म करता है कि एक तो वो डिटॉक्सिफाई करते हैं हार्मफुल केमिकल्स को, या फिर ड्रग्स अगर बॉडी में मौजूद हो उनको बाहर निकालते हैं, और दूसरा ये हमें एंजाइम्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, स्टीरॉयड हार्मोन्स हमारे पास वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, या फिर एड्रिनल ग्लैंड्स के जो हार्मोन होते हैं हमारे पास उनको प्रोड्यूस करके देता है। तो यानी कि दो मेन फंक्शन है, एक हार्मफुल केमिकल्स को निकालना और जो यूजफुल चीज़ें हैं वो हमें बना के देना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है हमारे पास। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद होंगी। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि राइबोसोम्स क्या काम करती है। ठीक है, राइबोसोम्स का हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है कि एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, इसको हम बाद में भी डिटेल में देखेंगे। लेकिन राइबोसोम्स का काम होता है कि हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलते हैं ना, जैसे अगर इन तीनों अमाइनो एसिड को मिला के एक लंबी चेन बना दूं मैं, तो जैसे अमाइनो एसिड्स मिलते रहते हैं प्रोटीन बनती है। क्या मैंने कहा है अभी कि जब अमाइनो एसिड मिलते हैं, अमाइनो एसिड मिलके हमें प्रोटीन बना के देते हैं। ये काम है राइबोसोम का, कि राइबोसोम अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करती है, एक अमाइनो एसिड को दूसरे एसिड को, फिर यहाँ से इनको आगे की तरफ मूव करवाती है, और जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं ना तो ये आपस में जुड़ चुके होती है, एक हमारे पास चेन सी बन चुकी होती है, और इसी तरह ये चेन्स बनती रहती हैं इनके अंदर से गुजरते गुजरते, और प्रोटीन के बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन जाते हैं। अब ये काम था राइबोसोम्स का। अब राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच है, तो अगर अकेले में ये प्रोटीन बना रही थी तो इसके ऊपर मौजूद रह के भी ये प्रोटीन बनाएंगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये क्या काम करती हैं कि ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हमें बना के दे रही होती है। तो एक हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आ गया कि ये हमें सिंथेसाइज करके देती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। अब इसको हमने पॉइंट की फॉर्म में कैसे लिखा है, अब पॉइंट की फॉर्म में ये हमारे पास आ जाता है कि ये हमें बना के देती है सिक्रीटरी प्रोटीन्स, कि जो अब सिक्रीटरी प्रोटीन्स का क्या मतलब है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा ये सेल मौजूद है, एक न्यू डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेल मौजूद है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जगह जगह पे हमारे पास राइबोसोम्स अटैच है। ठीक है, अब अगर हमारे सेल ने कोई प्रोटीन, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि उसको प्रोटीन चाहिए, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक कर लेते हैं कि हेयर की प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अब हमारे जो सेल्स होंगे यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, चीज़ें मौजूद होती है। ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड्स वगैरह हो गए, सारी चीज़ें।
अब न्यूक्लियस ने ऑर्डर दे दिया कि प्रोटीन बनानी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। राइबोसोम्स क्या करेंगे, उन अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करना शुरू करेंगे, चाहे वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के अंदर हो या चाहे बाहर से, वो उनको इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे और एक चेन बना के दे देंगे प्रोटीन की। और फिर जब ये चेन प्रोटीन की बन गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के अंदर से सब कुछ इकट्ठा करके वो चेन बना के दे दी, तो अब ये देखा जाएगा कि वो प्रोटीन इसी सेल के अंदर चाहिए या कहीं बाहर की तरफ भेजनी है। दोनों सूरतों में उसको क्या किया जाएगा, प्रोटीन को बना के बाहर भेज दिया जाएगा या सेल के अंदर रखा जाएगा। तो इस पॉइंट को हमने ऐसे लिखा है कि वो सिक्रीटरी प्रोटीन्स बनाते हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं पे ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और है कि हमें पता है सेल की जो अगर हम बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन जो है, अगर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमारे पास इस तरीके की लिपिड की बाइलेयर मौजूद होती है, ठीक है, और बीच में प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, नीचे की तरफ भी सेम लेयर मौजूद होती है और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये भी तो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है, तो ये प्रोटीन भी कौन बना के दे सकता है हमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोबारा से वही काम करेगा कि राइबोसोम्स जो हैं वो अंदर से इस मॉलिक्यूल के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसे समझ ले, मैं ज़रा थोड़ा डिटेल में अगर बना दूँ तो अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, अब यहाँ पे राइबोसोम अटैच है, यहाँ पे राइबोसोम अटैच है, यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर फ्लूइड मौजूद है, लिक्विड मौजूद है, इस लिक्विड के अंदर अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, इस लिक्विड के अंदर और मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हो सकते हैं। राइबोसोम्स क्या करती हैं, अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करती है। फॉर एग्जांपल इसने इस अमाइनो एसिड को देखा, ये इधर साथ अटैच कर लेगी, फिर इसने किसी और अमाइनो एसिड को देखा, उसको साथ अटैच कर देगी, फिर किसी और अमाइनो एसिड को देखा और साथ अटैच कर देगी। तो एट दी एंड क्या होता है कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की चेन बनना शुरू हो जाती है, यानी कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनने लग गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फिर इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है, जैसे ये सारी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सब प्रोटीन के मॉलिक्यूल को, फॉर एग्जांपल मैं इधर लेके आती हूँ, ये सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब आहिस्ता आहिस्ता इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा कि सेल जो है, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बाहर की तरफ उभरता जाएगा और एक टाइम ये आएगा कि वो बिल्कुल यहाँ से डी अटैच होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है कि यहाँ से बिल्कुल डी अटैच होकर वेजिकल की फॉर्म में चीज़ बाहर निकल जाती है जिसके अंदर ये प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। अब इस प्रोटीन ने क्या करना है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे चली जाएगी। तो अगर ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए ज़रूरत है तो ये प्रोटीन चली जाएगी सेल मेम्ब्रेन में, वहाँ पे जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करवाने लग जाएगी। अब इसी चीज़ को हमने कैसे लिखा है कि ये मेम्ब्रेन फैक्ट्री के तौर पे भी काम करते हैं, कि ये सेल मेम्ब्रेन भी बना रही होती हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ जिसमें ये पता चल रहा हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीज़ें इकट्ठी हो रही है, मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो रहे हैं और बाहर की तरफ वेजिकल्स जा रहे हैं। अब ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम में क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन मौजूद है जिसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड पे क्या हो रहा है, कुछ जो हमारे पास कंपार्टमेंट्स थे वो बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स को निकाल रहे हैं, यानी बाहर की तरफ उभार बनता जा रहा है और एक टाइम आता है कि वो उभार पूरा निकल के बाहर आ जाता है। ये जो चीज़ बाहर निकल के आती है ना, इसको वेजिकल कहा जाता है। इसके अंदर वो केमिकल्स मौजूद होते हैं, कभी वो केमिकल्स प्रोटीन्स होते हैं, कभी वो केमिकल्स अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे तो वो लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस तरीके से वेजिकल्स की फॉर्म में चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं जो कि फिर अपनी स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक चीज़ पे चली जाती हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो डेफिनेशंस यहाँ से आती हैं। एक हमारे पास आती है कि वो जगह जहाँ से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे अगर ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये वो जगह है जहाँ से ये चीज़ निकलने की कोशिश कर रही है। एक ये जगह है, एक ये जगह है, एक हमारे पास ये आ जाती है। ये तीन जगह ऐसी हैं जहाँ से ये चीज़ निकलने की कोशिश करेगी, ये भी हमारे पास बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जहाँ से ये सर्कुलर शेप जो है जिसको वेजिकल कहा जाता है, ये निकलने की कोशिश कर रहा है, उस जगह को कहा जाता है ट्रांजिशनल साइट। ट्रांजिशनल का मतलब होता है कोई चीज़ कहीं से निकलना, तो ट्रांजिशनल साइट इसको कहते हैं, ठीक है। और जो ये चीज़ निकल रही है बाहर, जो ये बन रही है, निकल के बाहर जो चीज़ बन रही है, इसको कहा जाता है वेजिकल। तो इसका नाम हो जाता है ट्रांजिशनल वेजिकल। जहाँ से निकलेगी वो ट्रांजिशनल साइट और जो निकलेगा उसको ट्रांजिशनल वेजिकल कहा जाता है। अब इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। अब ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई ट्रांजिशनल
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ट्रांजिशनल साइट जिसको कहा जाता है, कि क्या है, वो जगह है, वो साइट है जहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक वेजिकल बर्ड ऑफ यानी कि निकल रहा है, बाहर की तरफ उभार कर है, उसको ट्रांजिशनल ईआर कह रहे हैं। और ट्रांजिशनल वेजिकल क्या होता है कि वो चीज़ जो बाहर की तरफ निकल रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ताकि वो किसी खास जगह पे जा सके, कोई खास एंजाइम बना सके, कोई खास प्रोटीन बना सके, उसको ट्रांजिशनल वेजिकल कहा जा रहा है। अब एक और डेफिनेशन आपकी इसी टॉपिक के अंदर आ जाती है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। जैसे हम कहते हैं ना ER होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी तरीके से हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग सेल्स में मौजूद है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे नर्व सेल्स के अंदर भी मौजूद हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे ब्लड सेल्स के अंदर भी मौजूद हो सकता है, हर सेल के अंदर मौजूद होगा। इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे स्केलेटल सेल्स के अंदर भी मौजूद होता है। स्केलेटल सेल्स क्या, यानी कि वो सेल्स जो हमारा गोश्त बना रहे होते हैं, जो हमारी हड्डियों के साथ मौजूद होते हैं, उनको कहा जाता है स्केलेटल सेल्स। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम एक स्केलेटल सेल्स के अंदर स्टडी करेंगे, वो भी सिंपल सेल्स ही होंगे, उनके अंदर जब हम ER को देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे, तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको फिर कह दिया जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी टॉपिक आप लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्केलेटल सेल्स को या फिर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को पढ़ेंगे उस वक्त। तो यही चीज़ आप डेफिनेशन में लिखिए कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खासतौर पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब स्केलेटल मसल सेल्स में मौजूद होती है तो उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, एक बार अगर नोट्स को दोबारा से हम डिटेल में देख लें कि हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी की, तो सबसे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन को देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास होती क्या चीज़ है। फिर हमने सिस्टर्नी को देखा, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे। ल्यूमेन वो है जो हमारे पास उनके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, स्मूथ जिनके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होती, और फिर हमारे पास आ जाती हैं रफ जिनके ऊपर राइबोसोम्स हमारे पास मौजूद होती है। स्मूथ का फंक्शन होता है कि वो केमिकल्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं जो हार्मफुल हैं, और हमें हार्मोन्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह बना के देते हैं। सॉरी, प्रोटीन्स नहीं बना के देते, हार्मोन्स, लिपिड्स वगैरह बना के देते हैं। रफ वो होती हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है, इनका काम है ये प्रोटीन्स बना के देती हैं मेनली, चाहे वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी की किसी और जगह पे ज़रूरत हो या फिर वही प्रोटीन हमारे सेल की मेम्ब्रेन बना रही हो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हमारे पास एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में मौजूद होता है, स्केलेटल सेल्स में मौजूद होता है, उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। ट्रांजिशनल ER वो जगह जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेजिकल बाहर निकल रहा है, उस जगह को कहते हैं। और जो वेजिकल निकल रहा है उस वेजिकल को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल। वो वेजिकल कभी एंजाइम लेके जा रहा होता है, कभी प्रोटीन लेके जा रहा होता है, यानी अलग अलग तरह की केमिकल्स हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुँचा रहा होता है। अब एक चीज़ और है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वैसे ये इस टॉपिक के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई वेजिकल निकलता है ना, तो वो फुली रेडी नहीं होता, वो फिर एक और ऑर्गेनेली के पास जाता है, वो ऑर्गेनेली इस वेजिकल को फुली रेडी करवाती है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं इस टॉपिक के नोट्स अटैच कर दूँगी एंड पे पिक्चर्स की फॉर्म में। आपने वहाँ से ये नोट्स देख लेने हैं, याद कर लेने हैं। सिर्फ नोट्स पे नहीं रहना, जो बुक पे आपका टॉपिक है उसको भी एक बार डिटेल से लाजमी पढ़िएगा। कोई चीज़ ना समझ आए तो मुझसे लाजमी पूछ लेना है। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।